स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉटोमेरिज्म। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था कि टॉटोमेरिज्म टॉपिक से रिलेटेड टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम टाइप 3 एंड टाइप 4 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन बेस्ड होता है स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट और क्या ट्रिक फॉलो करनी है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, फिर आएंगे कॉन्सेप्ट्स में और फिर उसको इन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो जो हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में, है ना। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा ही है। वहां पर आपने देखा था कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का हम कीटो फॉर्म अगर है तो उसे हम उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम में उसका इनॉल फॉर्म होता है ना। कीटो फॉर्म अगर है तो उसके इक्विलिब्रियम में उसका क्या होता है, इनॉल फॉर्म होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार क्या होता है कि किसी एक ही कंपाउंड को ले लिया जाता है। ठीक है, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या होता है। कई बार क्या होता है कि किसी एक ही कंपाउंड के कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों को बना लिया जाता है और आपसे स्टेबिलिटी को कंपेयर कराया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि कीटो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये हो सकता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ही कंपाउंड का कीटो इनॉल दोनों बना दे और आपसे पूछे कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर स्टेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन जो सेकेंड टाइप का हो सकता है, जो स्टेबिलिटी पे बेस्ड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये होते हैं कि कई बार क्या होता है कि तीन या चार अलग अलग कंपाउंड्स बना करके दे दिए जाते हैं और उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपसे पूछ लिया जाता है। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये हो सकता है कि एक ही कंपाउंड का कीटो इनॉल दोनों दे दिया जाए और उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपसे कंपेयर करा लिया जाए, या फिर तीन चार अलग अलग कंपाउंड उठा करके दे दिया जाए और उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपस में आपसे कंपेयर करा लिया जाए। तो बेसिकली अब यहाँ पे स्टेबिलिटी जो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर के कंपैरिजन पे बनता है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर के कंपैरिजन पे बनता है। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना है। पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रिक को समझना है, फिर उसे इन क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आ चुके हैं इस पे अप्लाई करके हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी तुरंत यहीं पर अभी तुरंत। तो इससे क्या होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है। फिर आप उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट को लगा करके। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत एग्जाम में नहीं होंगे और आपका इसमें कमांड डेवलप हो जाएगा। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समराइज फॉर्म में सिर्फ 2 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर को आराम से कंपेयर कर सकते हैं अगर हम इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें। तो पहले आप जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसके दोनों पॉइंट को ध्यान से समझिए, फिर आप देखिएगा आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करने का वो ये है कि पहली चीज ये है कि होता क्या है, जैसे हम एक ही कंपाउंड को ले लें, जैसे कोई भी एक कीटो कंपाउंड हमने ले लिया। ठीक है, कोई भी एक कीटो कंपाउंड हमने ले लिया, उसका हमने इनॉल फॉर्म भी बना लिया। ठीक, उसका हमने इनॉल फॉर्म भी बना लिया। अब इनॉल फॉर्म भी हम बना लें और उस कंपाउंड के कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों फॉर्म के स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली ऐसा कहा जाता है कि कंपाउंड का जो कीटो फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी
उसके इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है। कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी जो होती है वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है, जनरली ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, कुछ कंपाउंड में इसके अपोजिट भी हो जाता है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे फैक्टर्स लगते हैं, किसी किसी कंपाउंड्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं जिसमें कि क्या होता है, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो किस कंपाउंड में इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा होगी उसे अभी हम कॉन्सेप्ट के पॉइंट नंबर 2 में समझेंगे। लेकिन फिलहाल पहले पॉइंट 1 को क्लियर करा देती हूँ मैं और नोट करा देती हूँ आपको क्या नोट करना है टाइप इसके पॉइंट नंबर 1 में। आपको पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ ये नोट करना है कि जनरली क्या होता है, जनरली ये माना जाता है कि कीटो फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड की वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कीटो कंपाउंड होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना है, मतलब डबल बॉन्ड C और O के बीच में है, जबकि इनॉल फॉर्म में जो आपका डबल बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो CO डबल बॉन्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी CC डबल बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा होती है। इसी वजह से जनरली ये कहा जाता है कि कीटो फॉर्म जो होता है किसी कंपाउंड का वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा होता है। ठीक है, इतना पहले आप फर्स्ट पॉइंट में नोट करिए। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ CO बॉन्ड इज ग्रेटर देन CC बॉन्ड। ओके, अब उसके बाद आप क्या नोट करेंगे पॉइंट फर्स्ट में, बट इन सम केसेस द इनॉल फॉर्म is more stable than keto form due to some factors which occur in case of enol form। बस इतना पहले आप नोट करिए पॉइंट नंबर 1 में। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो कीटो फॉर्म जनरली ज्यादा स्टेबल है, बट किसी किसी केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि कुछ फैक्टर्स वहां पे काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। अब आएंगे हम इसके पॉइंट नंबर 2 में और इसमें ये समझेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड में लगते हैं जिनकी वजह से इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हम सारे फैक्टर्स को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी को कीटो फॉर्म के कंपेयर में बढ़ा देते हैं। एक बार हमने वो फैक्टर्स क्लियर कर लिए तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस आराम से एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे जो स्टेबिलिटी पे बेस्ड आते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर। तो सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि वो टोटल 3 फैक्टर्स हैं बेटा। वैसे तो जनरली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 3 फैक्टर्स हैं जो हमें जानना है जिससे हमारे क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वो 3 कौन कौन से फैक्टर्स हैं जरा देखिए, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट को अफेक्ट करते हैं या स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट को बढ़ाते हैं। वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं, मेन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जरा देखिए। फर्स्ट फैक्टर है आपका एरोमेटिसिटी। फर्स्ट फैक्टर क्या है, एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रही है तो वो इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी। अगर इनॉल कंटेंट में एरोमेटिसिटी है तो अभी मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल लेकर के, तो बात आपको समझ में आएगी। पहले तीनों कंटेंट का एटलीस्ट नेम देख लीजिए। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो एरोमेटिसिटी है। सेकेंड फैक्टर जो है आपका वो है कॉन्जुगेशन। क्या है, वो है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है और थर्ड फैक्टर जो है आपका वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है वो आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये टोटल 3 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये 3 फैक्टर्स के नाम तो समझ ही गए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब ये कैसे बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा कोई एक एग्जाम्पल, है ना। तो आइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं एज एग्जाम्पल। क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना।
तो आइए देखते हैं कि ये 3 फैक्टर्स कैसे हमारे इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि मैम मुझे एरोमेटिसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन ये सब क्या है मुझे नहीं पता है। तो वो भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ पे ये फर्स्ट ये एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हमें ये 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और क्वेश्चन में कह क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, है ना। इन तीनों कंपाउंड में इनॉल कंटेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। इनॉल कंटेंट का करेक्ट ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं कि कौन सा इन तीनों में से किस कंपाउंड का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कीटो कंपाउंड का इनॉल फॉर्म उस कंपाउंड का ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ना। जिस कीटो कंपाउंड का इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा उसका इनॉल फॉर्म ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, मतलब उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, कीटो के कंपेयर में ज्यादा होगा, है ना। तो हमें ये समझना है, इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि तीनों में किसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जिसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछिए आप इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपस में कंपेयर करा दीजिए इन्हीं 3 फैक्टर के बेसिस पे। अब कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमसे पूछ रहा है इनॉल कंटेंट का ऑर्डर, है ना। हमसे ये कह रहा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका इनॉल वाला पार्ट पाया जाएगा या किसका सबसे ज्यादा इनॉल वाला फॉर्म स्टेबल होगा, हमसे ये पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनॉल बना के नहीं दिया है, बना के क्या दिया है हमें, कीटो बना के दिया है। तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इनॉल खुद ही बनाना पड़ेगा। पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा, इसका इनॉल फॉर्म खुद बनाना पड़ेगा। फिर जाकर के वो जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए हैं उसको अप्लाई करके इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना पड़ेगा, है ना। तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आइए देखते हैं, पहले इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं फर्स्ट वाले का। जैसे इनॉल फॉर्म बनाने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में तरीका सिखाया था। क्या करना है, आपको अल्फा एच सेलेक्ट करना है ना, बताया था। यहाँ पे देखिए, क्या इसके बगल में अल्फा एच है, क्या बताया था, sp हाइब्रिडाइजेशन कौन से होना चाहिए, बगल वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर के उसका इनॉल फॉर्म बनता है ना, तभी उसमें इनॉल फॉर्म बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इस CO को मैं देखूं तो इधर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, इधर अल्फा H ही नहीं है, तो ये वाला CO तो नहीं बना पाएगा। इसके इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना। तो ये वाला CO तो क्या करेगा, इनॉल फॉर्म बना नहीं पाएगा। इस CO को अगर आप ध्यान से देखें तो इधर ये कार्बन इसका अल्फा कार्बन है पर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, इधर वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है और उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो इधर वाला जो कार्बन है इसका, यहाँ पे लगे हुए हाइड्रोजन को जो मैंने ट्रिक बताई थी वैसा ही ट्रिक बना करके आप इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि आप ये H वाला बॉन्ड ब्रेक कर लीजिएगा और ये O वाला फॉर्म ब्रेक कर लीजिएगा। बात याद आ रही है कि नहीं, मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पहले ये देखना है। फिर उस अल्फा हाइड्रोजन को जब आपने देख लिया तो उसको इस तरह से ब्रेक करके इनॉल फॉर्म बनाना है। याद करिए, लास्ट वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 दोनों में यही बताया था। पहले टाइप 1 में बताया था ये डिसाइड करना कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, मतलब कौन इनॉल फॉर्म बना पाएगा और कौन नहीं बना पाएगा। फिर टाइप 2 में आपको मैंने इनॉल फॉर्म बनाना सिखाया था, तो वही चीज है यहाँ पे। अभी उसी टाइप 1 टाइप 2 को अप्लाई कर रहे हैं। टाइप 1 से हमने ये देखा कि
कि कौन से कार्बन पे लगा हाइड्रोजन निकल सकता है और ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ये इनॉल फॉर्म बना सकता है ना। और फिर टाइप 2 वाला मैं देखिए आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इनॉल फॉर्म बनाना कैसे है। सही है, तो चलिए आप पहले बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे यहां से मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। मैंने आपको क्या बताया था, इस H को आप कहाँ भेजेंगे, O के पास भेज देंगे। सही है, तो आइए बनाते हैं। इस H को O के पास भेजते हैं, ये हमने भेज दिया, ये OH हो गया। बाकी सब कुछ एज इट इज नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये H जब यहाँ चला जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 हो गई है और H भी वहां चला गया है। देखिए यहाँ 2 H होते हैं, है ना, 2 H होते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं तो 2 ही H होंगे, एक तो निकल गया, अब एक ही बचा। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी 1 2 3 हो चुकी है ना। तो अब उसकी भी 3, इसकी भी 3, दोनों को 1 बॉन्ड की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब कई लोग कहेंगे मैम यहाँ पे आपने H नहीं बनाया, तो H नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। देखिए इनॉल फॉर्म मैंने इसका बना लिया, सही है, इनॉल फॉर्म बना लिया। आइए सेकंड वाले का इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। फिर सब जब तीनों बन जाएंगे तो उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। अब सेकंड वाला कहाँ से बनाएगा, देखिए इधर का अल्फा, इधर का जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नहीं, तो इधर से ये अल्फा हाइड्रोजन ले नहीं पाएगा। ये इनॉल फॉर्म किधर से बना पाएगा, इधर से, क्योंकि ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो इधर से ही ये टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा, इस तरफ से नहीं शो कर पाएगा। तो अब जब इधर से ही शो करेगा तो इधर से ही बना लिया जाए इसके इनॉल फॉर्म को। सही है, आइए इसके इनॉल फॉर्म को हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका H यहाँ भेजेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही इसके H को हम यहाँ भेज देंगे। ये देखिए हमने भेज दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ आप एज इट इज रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, 7 मेंबर्ड रिंग है ना। अच्छा इसका H यहाँ आ गया तो मैंने ये बना दिया OH, ठीक है। H यहाँ गया, मैंने बना दिया OH। अब कार्बन की वैलेंसी आप देख ही रहे हैं, दोनों जगह 3 3 हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी तरह से थर्ड वाले का बनाइए, थर्ड का इनॉल फॉर्म बनाइए। इस पे किधर से बना सकते हैं, देखिए इस पे तो इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले के लिए, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले के लिए, और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है पर इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो कैसे बनाया जाए, पहले इसका बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। पहले इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर जस्ट बगल में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जैसा, कॉन्जुगेशन आसान होगा डबल सिंगल का, तो इसलिए ऐसे बना रहे हैं। पहले इधर वाला बना लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं, ठीक। देखिए ये हमने बनाया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा टफ भी लगेगा, लेकिन एक बार इसको सीख लिया तो उसके बाद इस टॉपिक में आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ से H निकल के यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड मैं एज इट इज रख रही हूँ यहाँ पर। अब इसका बना लिया जाए, ऊपर वाले का, ऊपर वाले के CO का कहाँ से बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए। अगर मैं यहाँ से H निकालती हूँ तो मुझे ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रखने में हमारा फायदा है क्योंकि हमें डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, है ना। अभी फैक्टर में कॉन्जुगेशन टर्म आया था, तो क्यों ना हम ऐसे ही बनाए इनॉल कंटेंट को कि हमें कॉन्जुगेशन मिले, ठीक है। तो बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा कॉन्जुगेशन जिधर से मिल जाए, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए दोनों तरफ H हो। अब किधर के H को हम फाइनल करें, किधर से बॉन्ड को ब्रेक करें, तो जिधर से कॉन्जुगेशन मिले उधर से ही बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से H निकाला मैंने, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो ऐसे इसका इनॉल फॉर्म बन गया, ठीक। अब इस H को वो अंडरस्टूड है, छोड़ देते हैं। देखिए तीनों कंपाउंड का मैंने इनॉल फॉर्म बना लिया है। अब जब इनॉल फॉर्म बना लिया है
तो अब चलिए इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, टोटल 3 फैक्टर्स चेक करने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स चेक करने हैं, एरोमेटिसिटी चेक करनी है, कॉन्जुगेशन चेक करना है, और तीसरा फैक्टर कौन सा है, तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 3 फैक्टर्स चेक करने हैं। देखिए यहाँ पर इसी सीक्वेंस में हम तीनों फैक्टर को चेक करेंगे, जिसमें देखिए एरोमेटिसिटी अगर इनमें से कहीं भी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उस इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देगी। ठीक, अगर इनमें से कहीं भी कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इनमें से कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो भी क्या करेगा, आपके इनॉल कंटेंट के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ओवरऑल ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर जो है वो इनॉल कंटेंट के परसेंटेज अमाउंट को बढ़ा देते हैं और वो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जहां पे ये तीनों फैक्टर होते हैं वो वाला इनॉल कंटेंट नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं इन तीनों कंपाउंड में कौन ऐसा है जिसके पास ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट है। कहीं पे तीनों फैक्टर प्रेजेंट होगा, कहीं पे कोई 2 होगा, कहीं पर कोई 1 होगा, या कहीं पर 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पे ये फैक्टर सब 3 के तीनों फैक्टर होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो बस हमें क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स को चेक करना है किसके पास है किसके पास नहीं है। ठीक है, जिनके पास ये फैक्टर होगा वो आप उसका कंटेंट उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, वो वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसका इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करके चेक करते हैं। अच्छा, अप्लाई करके चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हो ना, तो क्या करो, ये जो CO नहीं बना होता है, ये जो CO बना होता है, इसको अगर आप देखो तो इसको CO के फॉर्म में मत लिखो। एरोमेटिसिटी चेक करना है तो इसको इसके पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म का मतलब, जैसा कि आपको पता है जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाले जो बॉन्ड का नेचर होता है, इस CO बॉन्ड का जो नेचर होता है ये कैसा होता है, पोलर होता है। बॉन्ड का नेचर अगर पोलर है तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। और जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके दिखाएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। तो जब एरोमेटिसिटी चेक करनी हो ना तो CO को उसके पोलर फॉर्म में लिख दीजिए, तो आपको फैक्टर चेक करने में आसानी होगी। ठीक, तो पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एरोमेटिसिटी चेक करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस। ठीक है, पोलर फॉर्म में लिख लिया। अब आइए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट कंपाउंड को चेक करते हैं, उसके पास इन तीनों में से कौन सा फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, वहां पर क्या बताया था, वहां पर ये बताया था कि जो भी कंपाउंड हैकेल रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें से जो भी हैकेल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, और अगर वो एरोमेटिक होगा तो उसके इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी उसके कीटो कंटेंट से ज्यादा होगी। ठीक, और जहां पे एरोमेटिसिटी नहीं होगी वहां पे क्या होगी, वहां पे इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट वाले में चेक करते हैं कि इसमें एरोमेटिसिटी है कि नहीं, ये आपके हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हैकेल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, 4 पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। याद करिए, मैंने आपको एरोमेटिसिटी में बताया था कि हैकेल रूल क्या कहता है। हैकेल रूल कहता है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसके सारे कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और क्या बताया था, उसके बाद बताया था कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, है ना। कॉन्जुगेशन होना चाहिए और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स बताए थे। तो आइए फर्स्ट में चेक करते हैं वो 4 पॉइंट्स है कि नहीं और ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो फर्स्ट कंपाउंड को अगर हम देखें तो साइक्लिक तो दिख ही रहा है, कंपाउंड साइक्लिक तो है ही,
रिंग के फॉर्म में है। दूसरा, आप सारे कार्बन को चेक करो, सब जगह 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 2 पॉइंट को फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी के। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एरोमेटिसिटी का तीसरा पॉइंट क्या है, हैकेल रूल का तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी है और उस मतलब आपका कॉन्जुगेशन भी है हैकेल के अकॉर्डिंग, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग। और हैकेल का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से मतलब ये 4n+2 रूल को भी फॉलो कर रहा है। मतलब ये हैकेल रूल के और 4 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक है। जिन बच्चों ने एरोमेटिसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है, हैकेल रूल वाला वीडियो नहीं देखा, उनको बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो अभी तुरंत जाकर के हैकेल रूल वाला एक बार वीडियो देख ले, रिवाइज कर ले, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पहला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। अब देखिए दूसरे, क्या पहले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन तो अभी मैंने आपको दिखाया ही, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो कॉन्जुगेशन भी है सेकेंड वाले में। तो इसको एक तो पहले तो एरोमेटिसिटी इसको स्टेबलाइज कर रही है, दूसरा इसमें कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे देखना है तीसरा फैक्टर क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है जरा समझ लीजिए। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना चाहिए नॉलेज शॉर्टकट में, वो यहाँ पे आप जाने रहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी आपको कोई ऐसा हाइड्रोजन दिखे, समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और कैसे देखना है। देखिए जब भी आपको क्या दिखे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन, इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, इनसे आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखे किसी कंपाउंड के पास, और मतलब एक कहीं किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा हो किससे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के से जुड़ा हो हाइड्रोजन। जब ऐसा हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है या उसके कांटेक्ट में आता है, मतलब थोड़ी दूर से उसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है या उसके आसपास होता है, तो वो क्या करता है, इससे एक इंटरेक्शन क्रिएट कर लेता है। इसी इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ अप्लाई करके बताती हूँ, आपको बात समझ में आएगी। जैसे इस हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये। ठीक, अब ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि एडजेसेंट पे है तो कांटेक्ट में ही आएगा ही, तो होता क्या है, यहाँ पे एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि अगर यहाँ पे आपको ऐसा कंपाउंड दिखे जहां पे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, अब इनॉल, कीटो इनॉल की बात हो रही है तो ऑक्सीजन से जुड़ा वाला, इसी से काम चल जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर ये OH वाला हाइड्रोजन जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक इंटरेक्शन क्रिएट करेगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जहां पे ये वाला इंटरेक्शन बनेगा, वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड के अगर कहीं पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है तो वो क्या करेगा, वो कंपाउंड के इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो फिलहाल आइए देखते हैं फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। तो देखिए मैंने बना ही दिया, यहाँ पे O से जुड़ा हुआ H था, जब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ H था, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आया तो इसने एक इंटरेक्शन क्रिएट किया जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड को तीनों फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसमें ये एरोमेटिक नेचर का भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसको तीनों फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं सेकंड वाले को कौन सा फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है और कौन सा नहीं, फिर थर्ड को देखेंगे। ठीक है, आइए सेकंड को देखते हैं, इसी सीक्वेंस में चेक करते हैं। ठीक, देखिए क्या सेकंड वाले में एरोमेटिसिटी है।
क्योंकि देखो साइक्लिक भी है, ये हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है। मैं फटाफट बताऊंगी। हैकेल रूल को ये फॉलो कर रहा है क्योंकि ये साइक्लिक नेचर का भी है, इसके सारे कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, और यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये एरोमेटिक है। पहली बात ये एरोमेटिक है। दूसरी बात, क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है? तो कॉन्जुगेशन तो है ही, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। इसको ये दोनों फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या तीसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी दूर से नहीं बन पाएगा, है ना। यहां से अगर हाइड्रोजन इतनी दूर से इंटरेक्शन क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो एकदम बगल में था, यहाँ पे इतनी दूर से है, तो क्या इतनी दूर से हाइड्रोजन यहाँ पे, और ऊपर से सिमेट्रिकल भी नहीं है, यहाँ पे एकदम एडजेसेंट पे है, पास पास है, सिमेट्रिकल है, यहाँ पे क्या इतनी दूर से हाइड्रोजन इतना अच्छा इंटरेक्शन तो क्रिएट यहाँ कर नहीं पाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से ये वो इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडजेसेंट पे है, तो इसलिए आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसमें तीसरा फैक्टर नहीं है, तो इसको 3 फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसे 2 ही फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं। पहले एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, क्या ये एरोमेटिक है? तो चेक करते हैं हैकेल रूल के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स चेक किया जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक ये है, लेकिन कंपाउंड में हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये हैकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये यहीं फेल हो गया। अब जब ये हैकेल रूल में ही फेल हो गया तो ये एरोमेटिक तो नहीं है ना। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? तो कॉन्जुगेशन है, इनके जितना बेटर नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे पूरी रिंग में नहीं है, पर रिंग के इतने पार्ट में तो देखिए कॉन्जुगेशन है ही, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिक नहीं है कंपाउंड। अच्छा, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो इतनी दूर से इसका H इसके O से क्या ही इंटरेक्शन क्रिएट कर पाएगा, इस लेवल का तो कर ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, इसको 3 फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं, दूसरे वाले को एक ही फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरे वाले को 2 फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं, और तीसरे वाले को एक ही फैक्टर जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है। तो अब आप खुद बताइए कि कहाँ पे तीनों फैक्टर काम कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में किसका इनॉल वाला फॉर्म पाया जाएगा नेचर में? फर्स्ट वाले का पाया जाएगा, है ना, उसके कंपेयर में सेकंड वाले का पाया जाएगा, और सबसे कम जो है वो कौन सा पाया जाएगा? थर्ड वाला, है ना। क्योंकि इसका जब इनॉल फॉर्म बनेगा तो इनॉल फॉर्म को ये तीनों फैक्टर स्टेबलाइज कर देंगे, तो इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो कीटो से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर बाकी में क्या है, बाकी में कम फैक्टर लग रहे हैं, तो उसमें उसके इनॉल कंटेंट का परसेंट कम हो जाएगा, सही है। तो इसमें ऑर्डर क्या बनना चाहिए? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ठीक। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो अब जाके मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर एग्जाम में पूछे, इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे, या इनॉल कंटेंट किसका सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट पूछे, तो आपको क्या करना है, ये 3 फैक्टर चेक करने हैं, और जहां पे जितने ज्यादा स्टेबिलाईजिंग फैक्टर होगा उस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका नेचर में परसेंटेज ऑफ अमाउंट उतना ज्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ अमाउंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब फर्स्ट में हमें टाइम लगा, अब सेकंड और थर्ड हमारा फटाफट होगा। चलिए देखते हैं, बाकी के नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं। सेकंड वाला आप लोग तब तक वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, क्योंकि अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर मैच कराइए, जो मैं बता रही हूँ उससे मैच कराइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 3 कंपाउंड दिया है और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में
तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करिए। तो इसमें क्या किया है, 3 अलग अलग कंपाउंड बनाया है, तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर को पूछ रहा है, तीनों फैक्टर अप्लाई करेंगे, जहां पे ज्यादा फैक्टर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे कम फैक्टर स्टेबल कर रहे होंगे वो कम स्टेबल होगा। बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था। ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, तीनों फैक्टर चेक किया जाए। क्या फर्स्ट वाला एरोमेटिक है? नहीं है, रिंग ही नहीं है यहाँ पे। तो तीनों एरोमेटिक नहीं है क्योंकि रिंग नहीं है, तो एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं करनी। सीधे क्या क्या चेक करना होगा, देखिए 3 फैक्टर थे ना, एक तो एरोमेटिसिटी थी, सेकंड क्या था, कॉन्जुगेशन था, थर्ड क्या था, एचबी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो एरोमेटिक तो तीनों नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट फैक्टर तो पहले ही तीनों जगह कैंसिल हो गया। बस इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं, पहले में क्या कॉन्जुगेशन है, क्या यहाँ डबल सिंगल आपको दिख रहा है, ऑल्टरनेट पे नहीं दिख रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पहले में कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है। अगर इस OH को मैं ऐसे ऊपर बना दूं, है ना, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगी? क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगी? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन का डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 मतलब रिंग के कार्बन को देखें तो ये कार्बन इससे चौथे नंबर पे काफी दूरी पे है, जो जस्ट एडजेसेंट पे होता है या उसके बगल में होता है, वहां तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इतनी दूरी पे क्या होगा, इतनी दूरी पे अगर ये इंटरेक्शन क्रिएट करेगा तो वो इंटरेक्शन तो कोई इफेक्टिव इंटरेक्शन ही नहीं होगा इस हाइड्रोजन का इसके O के साथ, या इसका H का इसके O के साथ कोई इतना इफेक्टिव इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है ना। तो ना यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, ना कॉन्जुगेशन है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई फैक्टर इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं। एरोमेटिसिटी नहीं है, सबको पता है। कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, डबल सिंगल डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे कार्बन है, जो कार्बन जस्ट एडजेसेंट पे होता है, 1 2 होता है या 1 3 होता है, वहां तक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काउंट करते हैं। ठीक है, उससे दूर होगा तो फिर नहीं करेंगे, फिर वो अनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इस पे आते हैं, थर्ड वाले में आते हैं। एरोमेटिसिटी तो है नहीं, कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये देखिए, ये डबल सिंगल डबल, तो पहले वाले इस पे कॉन्जुगेशन है ना, इस पे कॉन्जुगेशन है। उसके अलावा यहाँ पे अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है 1 2 3, ये देखिए इसका H इसके O के साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट कर सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो यहाँ पे 2 स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है। तो अब आप खुद स्टेबिलिटी ऑर्डर बना सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होगा, थर्ड के बाद कौन होगा, सेकेंड होगा, और लास्ट में फर्स्ट होगा। तो इस पे देखिए कौन सा होगा, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, एक ही कंपाउंड का कीटो बना दिया, एक ही कंपाउंड का इनॉल, उसी का इनॉल उठा के बना दिया बगल में। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वही तीनों फैक्टर चेक करने हैं। अब यहाँ रिंग तो है नहीं, तो एरोमेटिसिटी तो दोनों में नहीं है, तो वो तो चेक ही नहीं करना। कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? नहीं है। डबल सिंगल फिर सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन नहीं है। इस पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। तो यहाँ तो कोई फैक्टर नहीं है स्टेबिलाईजिंग फैक्टर। यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो डबल सिंगल डबल, वेरी गुड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है? 1 2 3, 1 3 पे कार्बन है, ये वाला H इस O के साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट कर सकता है, H भी बना सकता है, तो यहाँ H भी है। तो यहाँ 2 फैक्टर है जो इसको स्टेबिलाईज कर रहे हैं। तो ये वाला जो इसका इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है इसके कीटो फॉर्म के कंपेयर में। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, पर कहीं कहीं पे इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू 3 फैक्टर्स।
वो 3 फैक्टर अगर काम करेंगे तो इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी जगह तो अलग अलग कंपाउंड लेके कंपैरिजन कराया था, यहाँ सेम कंपाउंड का कंपैरिजन कराया, तो फिर भी हमने देखा कि इनॉल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है कीटो फॉर्म के कंपेयर में, क्योंकि वहां पे दो स्टेबिलाईजिंग फैक्टर काम कर रहे हैं इनॉल में, और कीटो में कोई भी फैक्टर नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी डिफरेंट कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर कराता है, कभी कभी सेम कंपाउंड को आपस में कंपेयर कराता है, कि कोई भी कंपेयर कराए आपको उन्हीं 3 फैक्टर्स को चेक करने हैं, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होते हैं ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा टाइप 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 4 वाले क्वेश्चंस को, वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। टाइप 4 वाले न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बहुत सारे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप 4 है इसमें टोटल 5 थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए और इसे जरूर से याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जरा समझिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए जब आप कीटो इनॉल फॉर्म बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल ले लूं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, जैसे ये इसका मैंने क्या किया, दोनों टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये कीटो फॉर्म बना लिया और इधर मैंने ये बना दिया इसका इनॉल फॉर्म। ठीक, ये इसका बना लिया इनॉल फॉर्म। अब आप क्या करें, इसके कीटो फॉर्म में भी और इसके इनॉल फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में क्या करिए, आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, और आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट कर लीजिए जो भी इसमें प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही फॉर्म में, जो दोनों ही टॉटोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, दोनों ही टॉटोमेरिक फॉर्म्स में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स दोनों में इक्वल ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स आर सेम इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म्स। जितने भी टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनते हैं, अगर आप उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर चेक करेंगे तो सब में इक्वल ही रहेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 2 ही फॉर्म बना है ना। कुछ कंपाउंड में हम और भी फॉर्म बना सकते हैं, मतलब इनॉल फॉर्म 1 से ज्यादा भी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। तो जितने भी टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनते हैं किसी भी कंपाउंड का, उन सब में, सारे के सारे फॉर्म्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टॉटोमर्स होते हैं वो बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा टॉटोमेरिज्म है उससे वो एक तरह का स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो टॉटोमेरिज्म है वो एक तरह का स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लें, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमेरिक फॉर्म है ना। अब देखिए जरा, इसमें फॉर्म में, कीटो वाले में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा कीटोन है, जबकि इसमें क्या है, जो हमारा इनॉल फॉर्म है, इसमें क्या है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है ना, वो भी विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो टॉटोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, या एग्जाम में ऐसे भी लिख करके आ सकता है कि जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, जो आपके टॉटोमर्स होते हैं, वो एक तरह के स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ट्रू फॉल्स करके, कुछ भी करके आपको इस तरह के थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी क्वेश्चन में मिल सकते हैं कई बार कि ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इस तरह से करके स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको टाइप 1 वाले क्वेश्चन में बताया था कि एग्जाम में पूछता है, कई बार कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देख करके पूछता है कि कहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, कहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करते थे, है ना। जब भी क्या होता था, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता था और उसमें अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, तो वही कंपाउंड कीटो इनॉल फॉर्म को बना पाता था और वहीं पे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता था। ये हमने पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं
अभी अभी तक आपने यही पढ़ा है ना, कि अल्फा अल्फा कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी वो कीटोइनॉल फॉर्म बना पाएगा और तभी वो टॉटोमेरिज्म सोक कर पाएगा। यही हमने पढ़ा था। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि कुछ पर्टिकुलर स्पेशल केस में गामा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को सोक कर सकता है। किस पर्टिकुलर कंडीशन में शो करेगा, किस स्पेशल कंडीशन में शो करेगा? गामा हाइड्रोजन की वजह से टॉटोमेरिज्म हमारा कंपाउंड, तो वो जरा कंडीशन समझिए। तो जैसे मान लीजिए जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इस पे क्या है, ये कीटोन लगा है, तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, ये वाला कार्बन गामा, है ना, ठीक है। अगर इधर से भी गिनते, इस तरफ से भी आते, देखो एकदम सेम स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इधर से भी करते तो इधर ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है ना। तो चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, नंबरिंग आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो मैंने इधर से किया अल्फा बीटा ये गामा। अब अगर ये कंपाउंड आपको एग्जाम में देता और आपसे पूछता कि क्या ये टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो मैक्सिमम बच्चे इसको ये टिक करके आते कि ये नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंपाउंड शो करता है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे करता है? आपने हमें सिखाया है कि अल्फा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा कंपाउंड इनॉल कीटोइनॉल फॉर्म बना पाएगा, तभी हमारा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन मैम यहाँ पर तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ही नहीं, तो इसे तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करना चाहिए, ये कैसे शो कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा कंपाउंड गामा कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने पर गामा हाइड्रोजन की वजह से भी जो है वो कीटोइनॉल फॉर्म बना सकता है, मतलब टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है जरा वो समझिए। वो पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे इधर से भी काउंटिंग करते तो इधर भी होता, दोनों तरफ अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है ना, दोनों तरफ अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कभी कोई ऐसा कंपाउंड दिखे, इस तरह का कंपाउंड जहां पे अल्फा बीटा पोजीशन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और जो हमारा गामा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गामा हाइड्रोजन की वजह से भी हमारा कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है और कीटोइनॉल फॉर्म बनाता है, ठीक है, और कीटोइनॉल फॉर्म बनाता है। ठीक, कैसे बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड को आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, रेजोनेंस के फॉर्म में ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये H वाला बॉन्ड जब यहाँ ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा और H जाएगा O के पास। ये ऐसे इनॉल फॉर्म बना लेता है, ठीक है, ऐसे इनॉल फॉर्म ये बना लेता है, ये आपका ये इनॉल फॉर्म ऐसे ये बना लेता है, इस इनॉल का नाम फिनॉल है, ठीक है। तो ये ऐसे बना लेता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि इफ अल्फा कार्बन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज, अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो गामा हाइड्रोजन टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, गामा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कब करेगा, क्राइटेरिया समझिए ये, बट डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन अल्फा बीटा पोजीशन। अगर अल्फा बीटा पोजीशन के बीच डबल बॉन्ड है तो ही ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल सकता है प्रैक्टिस के दौरान। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप जानते रहिएगा, इस क्राइटेरिया को भी जानते रहिएगा, ठीक है। वैसे तो जनरली बस वैसे तो जनरली एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 99% में अल्फा पोजीशन को देख के ही बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, अल्फा कार्बन को देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहां हाइड्रोजन है तो यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। लेकिन बहुत कम है, पर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पार्ट पता होना चाहिए, है ना, ताकि क्वेश्चन कभी रॉन्ग ना हो। तो प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा तो देखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल कीटोइनॉल ही है? क्या सिर्फ कीटोइनॉल ही टॉटोमर्स का एग्जाम्पल है? क्या कोई दूसरे कंपाउंड नहीं है? तो ऐसा नहीं है, और भी कंपाउंड्स हैं जो इस तरह का, जो कि टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लीजिए। एक तो जैसे आपका HCN ही है, HCN भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। देखो इसमें क्या होता है, इस पे H जो है वो C के पास भी रह सकता है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए और HN के पास पहुंच जाए। ये देखिए HN के पास पहुंच गया, मतलब ये HCN के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, HNC के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स हैं। ठीक, ये जो मैंने 1, 2, 1, 3, 1, 5 लिखा है, ये अभी इसका मतलब भी मैं बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, अभी इसका भी मतलब मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो देखिए कीटोइनॉल के अलावा और भी टॉटोमर्स हैं। तो एक तो आपका ये हो गया HCN और HNC, ठीक है। उसके अलावा ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास और हैं। देखिए कौन सा है, एक ये वाला है नाइट्रोसो ऑक्सीन, ये वाला फॉर्म नाइट्रोसो है, ये ऑक्सीन है। नाइट्रोसो का मतलब होता है CH3NO। CH3NO भी, CH3NO ये इसका कीटो फॉर्म है, मतलब कीटो नहीं, मतलब कीटो जैसा है। जैसे आप कीटो का इनॉल बना लेते हो, तो इसमें भी क्या कर सकते हो, इनॉल फॉर्म बना सकते हो। इसके इनॉल फॉर्म का नाम क्या है, ऑक्सीम है, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। मैंने आपको कीटोन में कैसे सिखाया था, जो ट्रिक कीटोइनॉल के लिए थे वही ट्रिक बाकी कंपाउंड के लिए भी रहेगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था इसका इनॉल फॉर्म अगर हमें बनाना है तो कैसे हम बनाते हैं। ये कार्बन अल्फा कार्बन है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, यहाँ से CO वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, है ना। फिर इस H को O के पास भेज दीजिए। तो ये हमने CH2 लिया और ये COH, देखो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक किया, सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ से H जा चुका है, तो ये CH3 से CH2 बन गया, ये OH बन गया, ये CH3। फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसकी भी वैलेंसी 4 से घट के 3 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 4 से घट के 3 हो गई। लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, दोनों की एक एक वैलेंसी घट गई है, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। जिन दो लोगों के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उनके बीच क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, बन गया इनॉल फॉर्म। तो यही चीज आप इन सब में भी करिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक डबल वाला बॉन्ड ब्रेक किया था, तो वहां पे भी डबल वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। उसके अलावा हाइड्रोजन को कहाँ से निकाला था, अल्फा कार्बन से, तो उसमें भी बस अल्फा कार्बन से आपको वो हाइड्रोजन निकालना होगा। बस अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन O के पास ले जाइए, ठीक है, ले जाएंगे। उसके बाद जिन दो लोगों का बॉन्ड ब्रेक हुआ है उन्हीं के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, उसका अनदर फॉर्म जो है, इनॉल वाला फॉर्म जो है वो बन जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे वही किया, ये CO की जगह यहाँ NO है, तो NO का फॉर्म बॉन्ड ब्रेक किया, और यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से H हटाया, इस H को मैंने भेजा O के पास, तो ये OH बन गया। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका था तो डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस नाइट्रोजन का, इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों लोगों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इनके बीच बना दिया डबल बॉन्ड, बन गया इस नाइट्रोसो का ऑक्सीन फॉर्म, है ना। इसी तरह से आपका नाइट्रो भी शो करता है, नाइट्रो एक्टिनो एकीनाइट, मतलब ऐसी नाइट्रो में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, ये देखिए आपका ये CH3NO2 होता है, ये CH3NO2 है नाइट्रो, ठीक है। इसका भी एक टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे बनेगा, वही काम करना, वही डबल बॉन्ड यहाँ से एक ब्रेक किया, अब इससे जुड़ा, इस NO2 से जुड़ा, ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला। ठीक, हाइड्रोजन गया किसके पास, O के पास, इस वाले O के पास, डबल बॉन्ड वाले OH हो गया। फिर इसका, इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो दोनों के बीच ये डबल बॉन्ड लगा दिया। सही है। इसी तरह से यहाँ पे किया CONH2 के पास, देखिए ये CO है, इस डबल बॉन्ड वाले पोर्शन को पकड़िए। अब इसमें अल्फा कौन होगा, कार्बन तो नहीं है, इसमें अल्फा कौन है, अल्फा पोजीशन पे कौन है, इसके नाइट्रोजन है, तो अल्फा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए। देखिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से ये बॉन्ड हटाया, H यहाँ पे आया और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो इसके, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया,
यहाँ से डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास गया, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इनके बीच लगा दिया डबल बॉन्ड, इस तरह से। ठीक, ये तो वो वाली ट्रिक हो गई जो हमने कीटोइनॉल के फॉर्म में देखा था। अब हम चाहें तो इसको नंबर के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने 1-2 सिस्टम, 1-3 सिस्टम और 1-5 सिस्टम लिखा है, तो इसको आप नंबर के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। कैसे नंबरिंग कैसे करेंगे, जिसको अल्फा वाली ट्रिक अच्छी लगे वो अल्फा वाली ट्रिक से बना लेंगे, जिसको नंबर वाली ट्रिक पसंद आए वो नंबर वाली ट्रिक से बना लेंगे। बट आपको दोनों स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि टॉटोमेरिज में सिर्फ और सिर्फ कीटोइनॉल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ कीटोइनॉल टॉटोमर्स नहीं होते, उसके अलावा और भी टॉटोमर्स ये होते हैं, ये आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कीटोइनॉल के ही होते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए, आ सकता है। ठीक, अच्छा अब आप देखिए जरा यहाँ पे ये नंबर के फॉर्म में क्या ट्रिक मैं बता रही हूँ। देखिए नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, वो जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाला पार्ट है उसको पकड़िए, और उसमें भी किसको पकड़ेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां से नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसको हमने पकड़ा, ठीक है, ये इसको हमने पकड़ा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पोर्शन, ये वाला। अब इसमें मोर इलेक्ट्रो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, नाइट्रोजन से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, बस। और कोई तीसरा कुछ है नहीं। हाइड्रोजन को नंबर कुछ नहीं देना है, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो ट्रांसफर होता है। ये जो जितने भी टॉटोमर्स बन रहे हैं वो उसी हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से तो बन रहे हैं, H+ की वजह से, प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से ही तो बन रहा है। तो हाइड्रोजन को नंबर नहीं देना, हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है उनको नंबर देना है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, इसके बाद कोई एटम बचा ही नहीं, हाइड्रोजन को नंबरिंग देनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, ये हो कहाँ से कहाँ रहा है, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन में जा रहा है ना, तो मतलब सेकेंड पोजीशन से किस पोजीशन में जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 1-2 सिस्टम, जहां पे सेकेंड पोजीशन से निकल के हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे जाता है उसे बोलते हैं 1-2 सिस्टम। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ये देखिए ये जो डबल बॉन्डेड वाला सिस्टम है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 है। हाइड्रोजन को मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, कार्बन को कर रही हूँ 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका हाइड्रोजन है, वो निकल के कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड पोजीशन से निकल के फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। इस पे भी देखिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन से निकल के हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ पे भी 1 2, और कहाँ से देखेंगे 1 2, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नंबरिंग करनी है ना, तो यहाँ से 1 और ये 2 ये 3, ये थर्ड पोजीशन से निकल के हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। इस पे भी थर्ड से निकल के फर्स्ट पे जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये डबल बॉन्डेड वाला सिस्टम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 2 3, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, थर्ड से निकल के फर्स्ट पे जा रहा है। तो जहां पे हाइड्रोजन थर्ड से निकल के फर्स्ट पे जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1-3 सिस्टम। अच्छा, अब इस पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि बस आपको थर्ड से निकाल के हाइड्रोजन को फर्स्ट के पास भेजना है, और क्या करना है, 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बना देना है। हाइड्रोजन को थर्ड से निकाल के फर्स्ट वाले में भेजना है, और 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बना देना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन को थर्ड पोजीशन से निकाल के फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ा, और 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, 1-2 के बीच वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 1-2 के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे। ये देखिए यहाँ से भी क्या किया, थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाला, फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, और क्या किया, 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बना दिया, और 1-2 के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो ये 1-3 सिस्टम हो गया। कीटोइनॉल भी 1-3 सिस्टम का ही एग्जाम्पल होता है। ये देखिए, ये डबल बॉन्डेड वाले पार्ट से नंबरिंग करनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, अगर इधर तरफ आप नंबरिंग करते, CH3 दोनों कॉमन है, चाहे इधर कर लो चाहे इधर। अब मैंने इधर बनाया तो मैं इधर ही नंबरिंग करके आपको दिखा देती हूँ 1 2 3। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के किसके पास गया, फर्स्ट पोजीशन के पास गया है, फर्स्ट सेकेंड के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 2-3 के बीच डबल बॉन्ड बन गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, 1-3 सिस्टम का। यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं, ये देखिए ये हमने क्या किया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नंबरिंग की 1 2 3
4 5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिफ्थ सिस्टम से निकल के, फिफ्थ पोजीशन से निकल के फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, 1 5 सिस्टम। तो ये जो टॉटोमर्स जो शो करते हैं, जो भी कंपाउंड शो करते हैं, ये 3 तरह की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 सिस्टम, 1 3 सिस्टम और 1 5 सिस्टम। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में कीटोइनॉल ही होता है, बाकी को सिर्फ हमें जानते रहना है कि अचानक से आ सकता है, बस इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बस प्रोटॉन H को आपको फर्स्ट पोजीशन पे भेज देना है और इस तरह से बाकी के डबल बॉन्ड को रेजोनेट करा देना। ठीक, एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अगर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आपको बना के देता और आपसे कहता कि क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो हर बच्चा डेफिनेटली कह देता नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना। और मान लीजिए एक बार अचानक से आ भी गया कि कहीं 1 5 वाला तो नहीं है, गामा हाइड्रोजन वाला तो नहीं है, तो इसमें तो कोई गामा हाइड्रोजन भी नहीं है ना। कई बार दिमाग में ये भी आ जाए कि अल्फा बीटा के बीच चलो डबल बॉन्ड है, तो कहीं गामा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो गामा भी यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ना अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ना गामा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये स्ट्रक्चर एग्जाम में बना के दे देता तो सारे बच्चे पहचान लेते कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खुद ही कह देते कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन टॉटोमेरिज्म ये एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन ये एग्जाम में पहले क्या होता था कि कुछ क्वेश्चन पेपर में ये क्या करता है कि इसको स्ट्रक्चर बना के नहीं देता, बल्कि नेम के फॉर्म में दे देता है। ऐसे पूछ लेता है कि क्या पैराबेंजोक्विनोन जो है वो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है या नहीं करता है, थ्योरेटिकली ऐसे पूछ लेता है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, उस केस में आपको रटना पड़ेगा, रट के जाना पड़ेगा कि जो आपका पैराबेंजोक्विनोन है उसमें कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होता। ये तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर में आप देख ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के नहीं देता है, ऐसे लिख करके दे देता है कि क्या ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको फिर क्या करना है उस केस में, इस केस के लिए आपको रेडी रहना है, पहले से रेडी रहना है। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि जो पैराबेंजोक्विनोन होता है वो टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ट्रू फॉल्स के फॉर्म में स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ऐसे करके कुछ इस तरह के थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप 4 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा टॉटोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।